नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा। और मैं यूजीसी नेट पेपर वन की अगली क्लास लेकर हाजिर हूँ। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का अगला सेशन। टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में अगला सेशन पढ़ेंगे हम लोग। इसमें देखेंगे कि किसके अकॉर्डिंग कौन सी परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी आए अगला लेक्चर ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन चली जाए। और बहुत लोगों का मानना है कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप लोग एक बार टाइमिंग वही सेम चीज़ है 10 बजे, तो नोटिफिकेशन आए या ना आए आप 10 बजे आके लेक्चर अटेंड करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये चेंज होने वाला नहीं है। नोट यूट्यूब का कुछ होगा कुछ पंगा कि वो नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, लेकिन आप तो जानते हो कि 10 बजे कंफर्म वीडियो आती है तो 10 बजे ही आएगी, 11 बजे नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोग आइएगा। तो आइए पढ़ते हैं टीचिंग डेफिनेशन के बारे में। तो इम्पोर्टेंट टीचिंग डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग क्या क्या दी गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारे एस.सी. मॉरिसन। इनके अनुसार टीचिंग इज इंटीमेट कंटेंट, सॉरी टीचिंग इज, पहले हमारे एस.सी. मॉरिसन, इनके अनुसार टीचिंग इज इंटीमेट कंटेंट बिटवीन द मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मेच्योर वन। मतलब इसमें मोर मेच्योर पर्सनैलिटी किसको गई है, टीचर को, और लेस मेच्योर वन को स्टूडेंट। मतलब इनके अनुसार जो मेच्योर पर्सनैलिटी है वो कौन है, वो टीचर है। और जो लेस मेच्योर पर्सनैलिटी है वो क्या है, स्टूडेंट है। ठीक है, और दूसरे हैं हमारे जैक्सन। टीचिंग इनके अनुसार क्या है, टीचिंग इज अ फेस टू फेस इनकाउंटर बिटवीन टू और मोर पर्सन, वन ऑफ whom टीचर, मतलब जो उसमें से दो में से एक जो होगा वो कौन सा होगा, टीचर होगा, intends to effect certain changes in the other participants। मतलब जो अदर पार्टिसिपेंट्स जो होगा वो क्या होगा, वो स्टूडेंट होगा। ठीक है, और ये सारी जो डेफिनेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इस बार भी ये एस.सी. मॉरिसन से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, ध्यान में रखिएगा इसको। और तीसरे हैं जे.बी. हॉक एंड जेम्स के डनकन। इनके अनुसार क्या है, टीचिंग इज एन एक्टिविटी विथ 4 फेजेस। मतलब जो टीचिंग है वो क्या है, 4 फेज का एक्टिविटी है। अ करिकुलम प्लानिंग फेज, एन इंस्ट्रक्टिंग फेज, एंड evaluating फेज, हाई वी कैन डिस्क्राइब एंड एनालाइज द टीचिंग प्रोसेस। ठीक है, चौथे हमारे एनल गेज। एनल गेज को आप लोग जानते हो, इनका डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू था, तो इस हिसाब से ये टीचिंग की परिभाषा देंगे। तो इनके हिसाब से टीचिंग इज इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एंड चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। मतलब कि ये क्या बोलते हैं, ये जो दूसरे के बिहेवियर में क्या है, ये एक पोटेंशियल, मतलब देख के ये उसको सीखना, उसमें परिवर्तन आना। मतलब समाज को जैसा हो, जैसे बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, उस हिसाब से इनका था कि जैसे हम लोग समाज को डेवलप करेंगे वैसे उसका क्या हो गया, बच्चे भी देख के उसको इफेक्ट होंगे। ठीक है, जैसे बहुत आप लोग एग्जांपल सामने होगा कि मान लीजिए कोई मूवी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है, काफ़ी लोगों में उसकी अच्छी पकड़ बन गई है, तो लोग उस हीरो के जैसा बनना चाहेंगे। तो वो उनका यही मानना है कि मतलब जैसा अगर जो सोसाइटी होगा उस हिसाब से हमारा क्या होगा, कल्चर बढ़ मतलब बदलता जाएगा। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें जो हैं वो अब ये हिंदी में डिस्क्राइब की गई हैं, हिंदी में ट्रांसलेट की गई हैं। ठीक है, तो आप इसको मैं पढ़ देता हूँ। महत्वपूर्ण परिभाषा एस.सी. मॉरिसन, वही शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व, मतलब कि मोर मेच्योर और लेस मेच्योर। परिपक्व मतलब लेस मेच्योर। ठीक है, व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संपर्क है। और जैक्सन के बाद शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक आमने सामने मुठभेड़ का मतलब ये नहीं कि लड़ाई, मुठभेड़ का मतलब कि आमने सामने जो डिस्कशन होता है वो, जिनमें से एक शिक्षक अन्य प्रतिभागियों से छात्रों में कुछ बदलाव करना चाहता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर क्या हो, कुछ बदलाव हो, कुछ चेंजेस हो, ताकि आपको क्या, आप समाज को चेंज कर पाओ, कुछ ऐसी कर पाओ कि जो आप सोसाइटी को आपको देख के वो सीखे, छोटे बच्चे आप का अनुसरण करें। ठीक है, और तीसरा है जेवी हॉफ एंड जेम्स के डंकन। शिक्षण 4 चरणों के साथ एक गतिविधि है। ठीक है, ये पहला क्या है, एक पाठ्यक्रम योजना चरण है, एक निर्देश चरण है, और एक मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूट करना मतलब कि खुद क्या बोलना, वो इवोल्यूट करना कि मतलब आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हो तो उस पर आपको कितना नंबर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, आप उसमें कितना अच्छे से सीखे हो, ये सब चीज़ें। ठीक है,
चौथे हैं हमारे एनल गेज। एनल गेज इनका तो लोकतांत्रिक, जैसे कि मैंने बताया कि आपको डेमोक्रेटिक इनका व्यू था, तो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण था इनका। तो शिक्षण पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलना है। मतलब कि शिक्षा से ही आप चाहें, मतलब देखिए जैसे कि कोई बच्चा है, उसको हमेशा नेगेटिव एनवायरनमेंट में रखिए, हमेशा नेगेटिव, मतलब उसको बस बुरी बातें सिखाइए, बस बुरी बातें। और एक बच्चा है, उसको अच्छी बातें बताइए। तो जो बुरा जो मतलब नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहेगा वो बच्चा, वो निगेटिविटी, मतलब वो कहीं भी कुछ भी करेगा उसके अंदर निगेटिविटी सोच आएगी। यार मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो वो हो जाएगा, ये मतलब बहुत तमाम तरह की उसके अंदर नेगेटिविटी भरी रहेगी। लेकिन वही अगर जो अदर साइड देखें, जो पॉजिटिव बच्चा होगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट वाला, उसको हर चीज़ में एक पॉजिटिव चीज़ दिखेगी। जैसे मान लीजिए कि वैसे उसको बहुत मुश्किल कोई सब्जेक्ट लगेगा, तो वो ये नहीं दिखेगा कि मुझे आता नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं, ये दिखेगा कि मुझे नहीं आता है तो मुझे क्यों नहीं आता है, उस पर वो वर्क करेगा। और वो कहेगा कि लगता है मतलब उसको जितना वो उस पर वर्क करेगा उसको वो आता जाएगा, अच्छे से वो काम को करता जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चेंजेस आएंगे, किससे आएंगे? शिक्षा से आएंगे। ठीक है। देखते हैं। तो देखिए, शिक्षण के शिक्षण को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। सही बात है, बहुत तरीके से इसको परिभाषित किया जा सकता है। पहला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। अधिगम प्रक्रिया मतलब कि लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया मतलब लर्निंग प्रोसेस, ये कीवर्ड है। ये मतलब ये अगर जो आपका पूछ दे कि शिक्षण क्या है, तो क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है। दूसरा है आपका शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। मतलब कि अगर जो कोई शिक्षक है अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छी बातें बताता है, सिखा देता है, मतलब सभी चीज़ें, तो ये नहीं है कि वो 10 साल बाद या 5 साल बाद वो सारी चीज़ें उसको भूल जाएगी। हालांकि ये बात अलग है कि उसको मतलब कॉन्सेप्ट, मतलब मान लीजिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो ये एग्ज़ाम खत्म होगा तो आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। लेकिन बीच बीच में कोई चीज़ मैं सोशल चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि हाउ टू बिहेव, कैसे करना है, कैसे अपने माता पिता का सम्मान करिए, ये सब चीज़ें, तो ये आपको आजीवन, मतलब ये आजीवन आपको याद रहेंगी और ये अस्थायी परिवर्तन लाएंगी। ठीक है। और तीसरा क्या है? शिक्षण ज्ञान अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना है। इससे हम शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। ठीक है। देखिए ये सारे जितने भी हैं, ये आपका उस जब कूट जो दिया जाता है, क्वेश्चन का कूट, उसमें ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। उसमें से मान लीजिए सपोज करिए कि ये पहला उठा के दे दिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है, ये सही है, कि ये पांचवा ये सही है या ये सही है, तो आप जब इसको देखे रहेंगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये याद ही करना है, बस आपको दिमाग में रख के चलना है कि हाँ, शिक्षा का मतलब ये भी होता है। जैसे शिक्षण ज्ञान क्या है? अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों की दक्षता समाज के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। तो देखिए इसमें ये इसका कीवर्ड है। ठीक है। इसमें ये इसका कीवर्ड है, क्या है? शिक्षण एक योजनाबद्ध, देखिए बद्ध इसमें थोड़ा सा गलत लिखा गया है, बद्ध। शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता, शुद्धता से विषय वस्तु को क्या करता है? ग्रहण करता है। योजनाबद्ध, योजनाबद्ध गतिविधि का मतलब कि आप जैसे कि अ, जैसे कि कोई काम आप लोग सीढ़ी जैसे चढ़ते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप चढ़ते हैं, उसके बाद से सेकंड, उसके बाद से थर्ड। तो वैसे शिक्षा भी क्या है कि आप पहले नर्सरी, उसके बाद से LKG, UKG, 1 2 3 ऐसे करके क्या करेंगे, आप लोग पढ़ते जाएंगे। तो ये क्या है? एक योजनाबद्ध। जैसे देखते हैं आप लोग मैथ्स में सबसे पहले जो होता है वो इजी चैप्टर होता है, उसके बाद से उसको मॉडरेट किया जाता है, उसके बाद से उसको डिफिकल्ट कर दिया जाता है। तो सेम चीज़ है, तो ये क्या है? एक योजनाबद्ध है, योजनाबद्ध प्लानिंग की गई है इसकी। ठीक है। पांचवा है आपका, एक सेकंड, मेरा पेन बहुत ज़्यादा मोटा चल रहा है तो एक सेकंड। हाँ, शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है। मतलब शिक्षण क्या है? पूर्व निर्धारित, जो पहले से क्या है, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि मतलब आप किस ओरिएंटेड से आप ये पढ़ाई कर रहे हो, आप ये कर रहे हो। कुछ लोग होंगे जो PhD के लिए नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, 11। कुछ लोग हैं
इन नेट क्वालिफाई हो जाएगा तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करूंगा। तो ये क्या है, आपका पूर्व निर्धारित उद्देश्य है। उसके लिए क्या कर रहे हो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। मैं पढ़ा रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, और वो अपना जो एनटीए में मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करोगे, या फिर जेआरएफ क्वालिफाई करोगे। ठीक है, ये सब चीज़ क्या है, एक सुव्यवस्थित तरीके से संगठित है। किस में आता है ये, शिक्षण पूर्व निर्धारित शिक्षण में आता है। छठा क्या है, शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है, जिसमें समाज में बेहतर जीवन यापन कर सके। देखिए, अब शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान मतलब जो शिक्षण जो है, मतलब छात्र जो है अपना शिक्षण अधिग्रहण कौशल जो भी अपने अंदर क्वालिटीज उसको डेवलप करेंगे तो क्या समाज में अच्छा जीवन यापन वैसे ऑब्वियस सी बात है कि कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं। यही सेम चीज़ अभी इसमें दी गई है, इसको भी मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। टीचिंग कैन बी डिफाइंड इन मेनी वेज, सही बात है। टीचिंग इज द पर्पजफुल डायरेक्शन ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिलेटिवली परमानेंट changes based on experiences provided by the teachers and the student, teachers to the students। ठीक है, नेक्स्ट है teaching knowledge experience scientific principles are to be efficiently used for society so that we can create a conductive कंडक्टिव, देखिए यहाँ पे कंडक्टिव होना चाहिए, conductive environment for student to learn। टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिविटी, जैसे कि योजनाबद्ध मैंने बताया, ये प्लान्ड एक्टिविटी। इट्स इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन हाउ इजली सिंपली एंड एक्यूरेटली द लर्नर्स ग्रैप्स यहाँ पे होना चाहिए द कंटेंट। पांचवा है टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द लर्नर टीचर एंड अदर वेरिएबल्स एंड द सिस्टमेटिक मैनर्स टू अचीव द, देखिए इसमें प्री डिटरमाइंड, देखिए यहाँ पे ये जो होगा ये थोड़ा सा अलग होगा। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड द इक्वेशंस of the desired knowledge and skills by the students so that they can lead a better life in the society। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टीचिंग कंसेप्ट। ठीक है, शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणा है, सम कंसेप्ट रिलेटेड टू टीचिंग। शिक्षण के तीन आधार, थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन है, तीन आधार हैं। कौन सा, शैक्षिक प्रक्रिया को तीन प्रश्नों के आधार पर तय किया जा सकता है। कौन कौन सा, क्यों, कैसे, और यहाँ पे क्या ऐसे होगा ना कि ऐसे होगा। ठीक है, यानी कि वाई, हाउ एंड व्हाट। ठीक है, ये इसी पे जो सबसे ज़्यादा शिक्षण का जो आधार होगा, क्यों, कैसे, क्या, यानी कि सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण होगा वो क्यों होगा। जिसे आगे आप देख रहे होगे कि क्यों का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है। यह दर्शन शास्त्र द्वारा क्या किया जाता है, इसका आंसर दिया जाता है। कैसा, मतलब कैसा, यहाँ पे कैसा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए यहाँ पे। कैसे का उत्तर मनोविज्ञान और क्या का उत्तर समाजशास्त्र द्वारा। इसलिए हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि शिक्षा का मूल आधार दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा का जो, मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ देगा शिक्षा का मूल आधार क्या क्या है, तो क्या क्या है, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। दर्शन शास्त्र मतलब कि फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वही चीज़, ये सेम चीज़ है इंग्लिश में अब ये दिए गए हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसको भी देख लेते हैं। Three pillars of education. The educational process can be decided on the basis of three questions: why, how, and what.
द आंसर ऑफ वाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज गिवन बाय फिलोसफी, ठीक है। हाउ इज आंसर्ड बाय साइकोलॉजी एंड व्हाट इज आंसर्ड बाय सोशियोलॉजी। Therefore, we can say a nutshell that the basic of sorry ये एक ही बार होगा। The basic of education is philosophy, psychology and sociology, ठीक है। सेकंड है आदर्शवाद, आइडियलिज्म। आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक है। आदर्शवाद नैतिक मूल्यों मतलब कि मोरल वैल्यूज, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, आत्म अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, व्यक्ति के उन्नयन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बल देता है, ठीक है। सेम चीज इंग्लिश में है। आइडियलिज्म इज अ वेरी एंशियंट थ्योरी, मतलब पूछ दिया जाए, मतलब जैसे आपका क्वेश्चन आ जाए कि आइडियलिज्म आधुनिक है, आधुनिक थ्योरी है, तो नहीं, ये क्या है, एंशियंट थ्योरी है, मतलब कि प्राचीन है, ठीक है। which affects every aspect of life in one way or the other. According to Aristotle, the basic of education is make a person the basics of moral and intellectual virtues. One has to adorn with such highest values which are essential for humanity. Idealism says emphasis on moral values, spirituality, self-realization, self-discipline, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तीसरा है प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया गया है। बच्चा यदि पेड़ पर चढ़ता है, देखिए बच्चा यदि पेड़ पर चढ़ता है, बच्चा यदि पेड़ पर चढ़ता है तो बच्चा यदि और पेड़ पर चढ़ता है तो ऐसा करने दें, गिरने से उसे अपनी भूल का एहसास होगा और यह एक प्रकार से शिक्षित शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है। मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर जो कोई चीज़ है, जैसे कि आप किसी बच्चे को बोल दो कि दूध गर्म है, इसको मत छूना, तो वो क्या उसके दिमाग में, मतलब छोटा बच्चा है तो वो बार बार जाएगा छूने के लिए। लेकिन सपोज करो कि आपने उससे बोला ही नहीं कि ये दूध गर्म है, इसको छूने से तुम जल जाओगे, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा छूने के लिए, और जैसे वो छुएगा तो वो इन फ्यूचर वो भूल कर भी वो ठंडे दूध को भी नहीं छुएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इसको छूंगा तो मुझे मैं जल जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रकृतिवाद शिक्षक, और ये शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है। ये पूछ दिया जाए कि क्वेश्चन में कि प्रकृतिवाद शिक्षक में किसका केंद्रित होता है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है या शिक्षक केंद्रित शिक्षण है, तो क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है, ठीक है। शिक्षक का कार्य छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना है। मतलब obvious सी बात है, हम टीचर हैं तो हम ऐसा इन्वायरमेंट चाहेंगे कि जो आप जिसमें जितने भी स्टूडेंट हैं वो बहुत ही अच्छे से क्या अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, ठीक है, अच्छे से अच्छे ज्ञान को प्राप्त करें। इसमें निषेधात्मक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है जिसके अनुसार शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाना है। क्रिया द्वारा सीखना मतलब लर्निंग बाय डूइंग, अनुभव इंद्रियों द्वारा शिक्षण, निरीक्षण, क्रीड़ा मतलब प्लेवे, ह्यूरिस्टिक, डाल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियों के मुख्य रूप में प्रकृतिवाद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वही सेम चीज़ ये इंग्लिश में, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं थोड़ा सा स्लो भी चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबको लेके चलना है। तो आप लोग चाहे तो अब जितना अगर स्क्रीन पे दिख रहा है मुझसे पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ताकि आपको डबल इम्पैक्ट के साथ आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब तो कर ही दें आप लोग, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। क्योंकि ये जितने भी कंटेंट है आपको ये जैसे कि जितने भी कंटेंट है ये बहुत सारी बुक्स को मिला के ये बनाया गया है, जिसमें आपको कम पढ़ना है, लेकिन ये क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब कि नेट और जेआरएफ ओरिएंटेड है कि पढ़ें
और हमारा क्लियर हो जाए बहुत सारा, क्योंकि अब जितना इसमें मैं आपको इतना तक पढ़ा दिया हूँ, अगर जो आप ये भी KVS मैदान की बुक में देखेंगे तो इतने में कम से कम आपका 10 से 12 पेज खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग दूसरे तीसरे पेज पे चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रयोजनवाद, जिसको प्रयोजनवाद, जॉन डेवी प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक, मतलब देखिए प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक मतलब फादर ऑफ प्रयोजनवाद मतलब प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म को, फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म के किसे कहा जाता है, जॉन डेवी को कहा जाता है। ठीक है, प्रयोजनवाद का पिता किसे कहा जाता है, जॉन डेवी को कहा जाता है। प्रयोजनवाद का पिता किसे कहा जाता है, जॉन डेवी को। देखिए ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आपको 2 3 बार बोल दिया ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा हिट कर जाए। इसको याद करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जैसे ये जितने भी मैं कवर कर रहा हूँ जल्दी से जल्द, जैसे अभी तो थोड़ा सा समय की दिक्कत है क्योंकि बहुत सारे वीडियोस और भी मतलब टॉपिक्स हैं उसको कवर करना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन में 2 से या 3 लेक्चर जो हो जाता है तो बहुत सही होगा, ताकि ये जल्दी से ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट पे वर्क करेंगे। मतलब प्रैक्टिस सेट एक दिन में, एक प्रैक्टिस सेट होगा इसका पेपर 1 का, जिसमें 50 क्वेश्चन, मतलब एकदम एक जैसे एग्जाम में आता है सेम वैसा ही होगा। ठीक है, और उसमें से जिसका एवरेज, मतलब अगर सब में अच्छा एवरेज होगा जिसका, उसको हमारे चैनल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर उसको दिया जाएगा। तो इसमें आप लोग सब लोग पार्टिसिपेट करिएगा। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यावहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसको प्रयोगवाद भी कहा जाता है, यानी प्रयोजनवाद को और क्या कहा जाता है, प्रयोगवाद। देखिए ये भी एक कीवर्ड है, प्रयोजनवाद को भी क्या कहा जाता है, और प्रयोगवाद कहा जाता है। ठीक है, प्रयोजनवाद को अमेरिका की देन माना गया है। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्य का कोई स्थान नहीं, अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी है, मतलब लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। इसे ही ज्ञान का आधार माना जाता है। इसे ही इसे प्रयोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली का आरंभ हुआ है। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल वाला। ये नेक्स्ट देखते हैं, वही सेम चीज़ है, ये इंग्लिश दे दिया है, मतलब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। Pragmatism, John Davy has been considered as the main exponent of pragmatism. Under this, actionability and practicality have been given an important place. It has also been called experimentalism. ठीक है, मतलब वही सेम चीज़ है, मतलब कि प्रयोजनवाद को ही क्या किया जाता है, प्रयोगवाद कहा जाता है। ठीक है, चलिए पांचवा है, पांचवा देखते हैं हम लोग, अस्तित्ववाद। मतलब इसे एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मतलब अस्तित्व में है कि नहीं। ठीक है, इसके मुख्य प्रतिपादक किर्कगार्ड हैं। किर्कगार्ड मतलब देखिए अब ये इसका कीवर्ड है, अस्तित्ववाद के जन्मदाता कौन है, किर्कगार्ड है, जिनका ये कहना है मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। देखिए ये एक ये शायद ये शायद 4 या 5 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सेम स्टेटमेंट के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड या फर्स्ट शिफ्ट में मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें सेम ये स्टेटमेंट दी गई थी और ये पूछा गया था ये किसका कथन है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। इसमें व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया जा गया है। अस्तित्व को बनाए रखना या पूर्णता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। अस्तित्ववाद का मूल मंत्र है अपने आप को जानो। मतलब अस्तित्ववाद वैसे ही है जैसे कि अपने आप को जानोगे तो अपने अस्तित्व को जान पाओगे कि तुम कहाँ एग्जिस्ट करते हो। शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि वे छात्रों, देखिए इसमें वे अलग है, वे छात्रों में मौलिकता, सृजन शक्ति, सक्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण आदि उत्पन्न करने में वो क्या करें, सहायक बने। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग अपने चाहोगे कि अपने स्टूडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा क्या हो, पॉजिटिव हो, मानवता ह्यूमनिटी उसके अंदर आए, सृजन शक्ति हो, मतलब लोगों से वो अच्छे से बिहेव करें। आप चाहोगे कि वो सोसाइटी को आगे बढ़ाए मतलब अच्छे से। तो ये सब चीज़ें क्या
अपने स्टूडेंट से। ठीक है, ये सब उस देखिए इसमें इंग्लिश में वही सब चीज़ें हैं। देखते हैं नेक्स्ट। अब योग, छठा है हमारा क्या, योग। परंपरागत रूप से भारतीय दर्शन के 6 रूप माने जाते हैं, जिनमें से योग एक है। जिस मतलब 6 रूप हैं, उनमें से योग एक है। ऋषि पतंजलि का को योग शास्त्र का रचयिता माना जाता है। देखिए ये भी कीवर्ड है, ऋषि पतंजलि। योग शास्त्र के रचयिता कौन है, तो ऋषि पतंजलि है। ठीक है, योग मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है, करने की विद्या है। यह मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है। मतलब लोग सोचते हैं कि योग करने से शारीरिक व्यायाम नहीं, वो मन की क्या, मन की प्रवृत्तियों को क्या करता है, नियंत्रित करने की एक विद्या है, एक ज्ञान है। इसके 8 घटक हैं। कौन सा, यम या आत्मनियंत्रण, जिसको आप लोग बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल, नियम ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेंस, आसन पोस्चर्स, प्राणायाम ब्रीथ कंट्रोल, प्रत्याहार रेस्ट्रेन, धारणा माइंड स्टडी, ध्यान कंसंट्रेशन, और समाधि मेडिटेशन। योग के इन घटकों का अनुसरण करते हुए अज्ञान को दूर किया जा सकता है एवं ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, वही सेम चीज़ ये इंग्लिश में है। योगा ट्रेडिशनली देयर आर 6 फॉर्म ऑफ इंडियन फिलोसफी ऑफ विच योगा इज वन। ठीक है, सेज पतंजलि इज कंसिडर्ड टू बी द ऑथर ऑफ योगा शास्त्र। Yoga is the science of controlling the tendencies of mind. It is not just physical exercise. It has 8 components: yama or self control, niyam observance, आसन पोस्चर, जिसको आसन मतलब वो क्या बोलते हैं वो आसन, आसन जैसे कि बैठने का जो आसन होता है उस टाइप का। अब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में तो मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन आप समझ जाइएगा, आसन। ठीक है, यहाँ पे थे हम लोग पोस्चर। प्राणायाम ब्रीथ कंट्रोल, प्रत्याहार रेस्ट्रेंट, ठीक है, धारणा माइंड स्टडी, ध्यान कंसंट्रेशन, एंड समाधि मेडिटेशन। बाय फॉलोइंग दीज कंपोनेंट्स ऑफ योगा, ignorance can be removed and knowledge can be attained। ठीक है, चलिए नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण एक पूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण समाज के लिए और समाज द्वारा किया जाता है। हमेशा बदलते सामाजिक विचारों के साथ शिक्षण की सटीक और अस्थायी प्रकृति का वर्णन करना संभव नहीं। ठीक है, दूसरा है, शिक्षण छात्रों को उन चीज़ों के बारे में बताता है जिन्हें उन्हें जानना है और छात्र स्वयं को नहीं ढूंढ सकते, और जो छात्र जो हैं मतलब वो स्वयं को नहीं ढूंढ सकते, इसलिए वो क्या स्वयं नहीं ढूंढ ढूंढ सकते, इसलिए टीचर जो क्या करते हैं उनको हेल्प करते हैं। ज्ञान का संचार शिक्षण का एक अनिवार्य हिस्सा है। मतलब ज्ञान का संचार का मतलब कि जो शिक्षक होता है वो अपना ज्ञान का संचार किस में करता है, स्टूडेंट्स में करता है। ठीक है, सेम चीज़ है। तीसरा है, शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है। देखिए ये कीवर्ड है आपका, शिक्षण क्या है, एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण छात्र और शिक्षण स्रोतों के बीच एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है जो छात्रों के मार्गदर्शन, प्रगति और विकास के लिए आवश्यक है। चौथा है, शिक्षण विकास और सीखने की एक प्रक्रिया है। ऑब्वियस सी बात है, शिक्षण से ही विकास होगा और सीखेंगे तो विकास होगा, उसी को क्या है, ये प्रक्रिया है। पांचवा है, शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन का कारण बनता है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि आप लोग अपने आसपास ही ऑब्जर्व करते होंगे। ठीक है, छठा है हमारा, अध्यापन कला के साथ विज्ञान भी है। ठीक है,
अध्यापन कला के साथ साथ विज्ञान भी है। देखिए ये भी एक कीवर्ड है। शिक्षण आमने सामने है, मतलब फ्रंट टू फ्रंट इनकाउंटर है, फेस टू फेस इनकाउंटर। आठवां, शिक्षण देखने योग्य, मापने योग्य और परिवर्तनीय है। मतलब शिक्षण, ऑब्वियस बात है, कोई बच्चा है उसमें शिक्षण, उसको शिक्षा देंगे तो वो उसको देखने परिवर्तन आपको पता चलेगा। उसको मापने, उसको कितना मतलब आंक भी सकते हो कि ये किस लेवल तक तैयार है। ठीक है। नौवां है, शिक्षण एक कुशल व्यवसाय है। प्रत्येक सफल शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह शिक्षण अधिगम स्थितियों की सामान्य विधियों को जानता हो। ठीक है। ये आप लोग जब टीचर बनेंगे तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 10 है, शिक्षण से सीखने में सुविधा होती है। 11वां है, शिक्षण एक चेतन और अचेतन दोनों प्रक्रिया है। देखिए ये कीवर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार ये पूछा गया था। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। शिक्षण एक चेतन और अचेतन दोनों प्रक्रिया है। तो मान लीजिए सपोज करिए वो पूछ देगा शिक्षण एक चेतन प्रक्रिया है, शिक्षण एक अचेतन प्रक्रिया है, और ऑप्शन देगा ए और दोनों सही है। तो क्या है, ए और दोनों सही है, शिक्षण अचेतन और चेतन दोनों है। 12वां है, शिक्षण स्मृति स्तर से चिंतनशील स्तर तक है। मतलब पहला है आपका स्मृति स्तर होता है। ठीक है। उसके बाद से वो चिंतनशील स्तर तक जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं। शिक्षण, प्रशिक्षण, कंडीशनिंग, निर्देश एवं शिक्षा की निरंतरता है। ये सेम चीज आपको, ये सारी इंग्लिश में है। ठीक है। इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ जल्दी से। Teaching is a complete social process. Teaching is undertaken for society, and by society, which ever changing social ideas, it is not possible to describe the exact and the permanent nature of teaching। मतलब टीचिंग का कोई भी हम लोग एक परमानेंट स्वरूप हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसको ये नहीं बता सकते कि शिक्षा हमेशा ऐसी ही रहेगी। ठीक है। सेकंड है, टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन। ऑब्वियस सी बात है, टीचिंग क्या करता है, हमको इंफॉर्मेशन देता है। टीचिंग इज टेल्स स्टूडेंट्स अबाउट द थिंग्स दे हैव टू नो एंड स्टूडेंट्स कैन नॉट फाइंड आउट देमसेल्फ। मतलब टीचर्स जो टीचिंग जो होता है वो क्या चीज़ों को बताता है जो छात्र जो होते हैं वो स्वयं से नहीं सीख पाते या खोज पाते। कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग। ऑब्वियस सी बात है, अगर जो कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वहाँ पे क्या, जैसे एक दो लोग हैं जो आपस में जब कभी बात नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनमें कम्युनिकेशन होगा नहीं तो ज्ञान का संचार भी नहीं होगा। ठीक है। थर्ड है, टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। टीचिंग इज इंटरेक्टिंग प्रोसेस बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचिंग सोर्सेज। टीचिंग सोर्सेज मतलब कि आपका इंटरनेट हो गया, जैसे कि इस टाइम पे आप फोन से पढ़ रहे हैं तो वो भी क्या है, एक टीचिंग सोर्सेस है। विच इज एसेंशियल फॉर द गाइडेंस प्रोसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Next, teaching is process of development and learning. Teaching causes a change in behavior. Teaching is an art as well as science. Teaching क्या है, एक आर्ट है, ये इसका कीवर्ड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताया इंपॉर्टेंट है। टीचिंग इज सेफ फेस टू फेस इनकाउंटर। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, measurable and modifiable. Teaching is a skilled occupation. Every successful teacher is expected to know the general method of teaching learning situations। मतलब किस सिचुएशन में किस तरीके से किसी स्टूडेंट्स को वो शिक्षा दे सके, वो उस सभी टीचर से क्या ये एक्सपेक्ट किया जाता है। 10वां है, टीचिंग इज फैसिलिटीज लर्निंग। टीचिंग इज अ बोथ ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। मतलब कि चेतन और अचेतन, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉइंट। 12 है, टीचिंग इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल ये सबसे बेसिक लेवल होता है और रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे एडवांस लेवल होता है। ठीक। 13 है, टीचिंग इज अ कंटिन्यूम
of training, conditioning and instruction and the introduction. ओरिजिनल सोर्स टीचिंग डेफिनेशंस, ठीक है, ये इसके क्या है, टीचिंग डेफिनेशंस के उदाहरण है। तो ये रहा हमारा आज का ये वीडियो था। तो आज ने हमने दिया ना कि टीचिंग एप्टीट्यूड, अभी टीचिंग एप्टीट्यूड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके कम से कम 2-3 वीडियो और होंगे। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।